बीजेपी ने 4 राज्यों में क्रैश कोर्स चलाया। मोदी की पार्टी पिछले सवा महीने से अपना फीडबैक सिस्टम चेक कर रही थी। उसी फीडबैक सिस्टम से मैसेज वापस डिलीवर किया गया। यूपी, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा, इन 4 में से 3 राज्यों में इलेक्शन करीब है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को झटका तो लगा है। सवाल है कि क्या बीजेपी को उस झटके से उबरने का रास्ता मिल गया है? अमृतकाल से मंथनकाल और वापस मंथनकाल से अमृतकाल का सफर कैसा होगा, कैसे होगा? इस रास्ते में रोड़े कितने हैं, बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। बैकफुट पर नहीं आना है, फ्रंट फुट पर रहकर चुनाव जीतना है। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 में से 44 लोकसभा सीटें हारने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले तो खुलकर बोले। पिछले सवा महीने से बीजेपी समीक्षा कर रही है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक के लिए यूपी बीजेपी ने 3000 लोगों को लखनऊ बुलाया। हर नेता को सुना गया, सब कुछ ऑफिशियली नोट किया गया। बीजेपी 80 सीटों वाला राज्य क्यों हारी, यह सवाल सबसे पूछा गया। अंत में योगी ने अपनी बात कही। आपकी ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके सत्य को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। अपने आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। अति आत्मविश्वास में आकर यूपी हार गए। जाति कार्ड से धर्म वाला कार्ड हार गया। सपा और कांग्रेस में जोश आ गया है। योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता वाली बात तो है, 2027 के यूपी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। योगी आदित्यनाथ को दोबारा जीत का मोमेंटम बनाना है। ये मोमेंटम 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से बन सकता है। अब की बार चूक गए तो हो सकता है संभलने का मौका न मिले। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। योगी ने आखिर कह ही दिया कि उनकी सरकार है तभी यूपी में बीजेपी का पार्षद है, सरकार है तभी बीजेपी का मेयर है, सरकार है तभी बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है। योगी की सरकार है तभी विधायक जीतते हैं। यूपी में यह क्लियर हो गया है कि नेता नहीं बदलेगा। यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का तरीका भी नहीं बदलेगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता रहेगा, माफिया पर एक्शन भी होता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का हक किसी को नहीं मिलेगा। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी,
आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। तो यूपी में बदलेगा क्या? बदलेगा ये कि बीजेपी नेताओं को जमीन पर आना होगा, सांसदों विधायकों को कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, अपनी बात समझानी होगी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसका फीडबैक सिस्टम सबसे मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। दुश्मन तो दुश्मन, यहां तो अपने भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर फीडबैक सिस्टम इतना ही मजबूत था तो हार का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाए। इससे पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ आकर बंद लिफाफे में रिपोर्ट ले गए थे। नड्डा के सामने ओपन सेशन रखा गया, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ। कुछ बातें कैमरे पर हुई, कुछ बातें कैमरे के पीछे भी हुई। दिन भर के क्रैश कोर्स के बाद यूपी बीजेपी ने अपना राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में जो लिखा है उसे संक्षेप में आपको बताते हैं। यूपी बीजेपी का कहना है कि यूपी में विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण लोकसभा चुनाव हारे। संविधान, आरक्षण और महिलाओं को 8,500 रुपए का झूठ बोला गया। बीजेपी पिछड़ा, दलित और आदिवासी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहब का विरोध किया है। राहुल गांधी सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। हिंदू को हिंसक बताने के लिए राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश के लिए एक मिसाल है। बीजेपी पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। 24 के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर है जाति फैक्टर। यूपी में बीजेपी का अगड़ा, पिछड़ा और दलित वोट सब हिल गया है। दबी जुबान से चर्चा है कि यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण वोट छिटक गया। ठाकुर वोट छिटकने का किस्सा तो चुनाव होने से पहले ही पब्लिक में है। यादव वोट बीजेपी के पास आया नहीं। मौर्य, शाक्य और कुर्मी पटेल वोट जरूर टूट गया, मगर सबसे ज्यादा अंतर पड़ा दलित वोट से। यूपी में इस बार बीजेपी एनडीए को 24% जाटव वोट मिला तो 25% जाटव वोट सपा कांग्रेस की तरफ चला गया। बीजेपी एनडीए को 29% गैर जाटव दलित वोट मिला तो 56% गैर जाटव दलित वोट सपा कांग्रेस को चला गया। 2012 से मायावती का दलित वोट बैंक टूटना शुरू हुआ तो वो बीजेपी की तरफ आया। 2014, 17, 19 और 22 में बीजेपी ने यूपी में अपना दलित वोट बैंक कंसोलिडेट किया, लेकिन 2024 में यह सिलसिला टूट गया। दलित वोट वापस बीएसपी की तरफ जाता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन दलित वोट सपा कांग्रेस की ओर जाने से बीजेपी को मुश्किल हो गई। 2024 के चुनाव को 2022 के चुनाव से कंपेयर करें तो 15% एक्स्ट्रा जाटव वोट और 29% एक्स्ट्रा गैर जाटव वोट सपा कांग्रेस को मिला। इस छलांग की असली वजह संविधान और आरक्षण पर दिखाया गया डर है। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए, हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने। नई संसद बनने पर, नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके
जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। ब्राह्मण और ठाकुर वोट घटने का असर पूरे राज्य पर पड़ा। मुजफ्फरनगर सीट हारने वाले संजीव बालियान ठाकुर वोट के छिटकने का असर झेल चुके हैं। पिछड़ा और दलित वोट घटने का असर पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हुआ। अवध की खीरी सीट बीजेपी ओबीसी और दलित वोट नहीं मिलने से हारी। रोहिलखंड की आंवला सीट पर बीजेपी को दलित वोट नहीं मिले। सीतापुर में दलित और कुर्मी वोटर दोनों बीजेपी से दूर हो गए। सुल्तानपुर में दलित वोटर नहीं मिले तो मेनका गांधी हार गईं। प्रतापगढ़ सीट पर कुर्मी, दलित और ठाकुर तीनों वोट बीजेपी से दूर हो गए। जालौन और बांदा में दलित वोट बीजेपी का नहीं रहा। फतेहपुर में ठाकुर वोट बीजेपी का खेल खराब कर गया। अयोध्या, फैजाबाद में पासी वोट बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अंबेडकर नगर में दलित और कुर्मी दोनों बीजेपी से दूर हो गए। घोसी सीट पर राजभर वोट समाजवादी पार्टी की ओर चले गए। चंदौली सीट पर दलित वोट नहीं मिलने से मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर और बहुत मेहनत के साथ जातियों का वोट बैंक तैयार किया था। समाजवादी पार्टी से यादव वोट को तोड़ना मुश्किल था तो बीजेपी ने गैर यादव पिछड़े वोट को टारगेट किया। मायावती से जाटव वोट को तोड़ना मुश्किल था तो बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोट बैंक को अपना तरफ रुख किया। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन वोट को अपने साथ इंटैक्ट रखनी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने बीजेपी के इस मजबूत कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने कॉम्बिनेशन में इस तरीके का गुलदस्ता तैयार किया जिसमें गैर यादव और पिछड़े को तरजीह दी गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। योगी आदित्यनाथ अब डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आए हैं। वो सपा को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, कांग्रेस को दलित विरोधी बता रहे हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी तरह बिछड़ा हुआ वोट वापस आ जाए, क्योंकि न तो संविधान खत्म होने जा रहा है, न आरक्षण को कोई टच करने जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में। क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। बीजेपी राजस्थान में भी रिव्यू मीटिंग कर रही है, हरियाणा में रिव्यू मीटिंग कर रही है और झारखंड में भी कोर्स करेक्शन से पहले रिव्यू वाला क्रैश कोर्स करा रही है। राजस्थान में बीजेपी का ठाकुर वोट नाराज था, लेकिन सबसे ज्यादा असर दलित और आदिवासी वोट से पड़ा। गंगानगर अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है। दलित वोट कम होने से बीजेपी ये सीट 88,000 वोटों से हार गई। भरतपुर भी अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है। जाटव दलित वोट छिटकने से बीजेपी ये सीट 52,000 वोटों से हारी। करौली धौलपुर भी एससी सुरक्षित सीट है। बीजेपी ये सीट 98,000 वोट के मार्जिन से हार गई। दौसा आदिवासी सुरक्षित सीट है। मीणा और गुर्जर जातियों को आरक्षण खत्म होने का डर सताया तो उन्होंने कांग्रेस को 2,37,000 वोटों से जिता दिया। बांसवाड़ा भी आदिवासी सुरक्षित सीट है। आरक्षण खत्म होने के डर के कारण बीजेपी ये सीट 2,47,000 वोट से हार गई। राजस्थान में लोकसभा की कुल 7 सीटें दलितों और आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। इनमें से 5 सीटें इंडिया अलायंस ने जीत ली। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी को जिम्मेदारी देकर जयपुर भेजा। शिवराज सिंह चौहान ने विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया, साथ में राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और हमारे विरोधी, जिसमें यह सच है कि विदेशी ताकतें भी शामिल है, यह हमारे देश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे। जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, यह हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कई ताकतें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे, इस प्रयास में लगी हुई है और इसलिए सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है
और वो काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये समर्पित कार्यकर्ता करेगा। शिवराज की बातें नैरेटिव बिल्डिंग के लिए तो ठीक हैं, लेकिन कास्ट मैट्रिक्स इन सब बातों से ठीक नहीं होता। इसके लिए ज्यादा गंभीर समीक्षा की जरूरत है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठाई है। झारखंड में जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां आरएसएस ने 3 दिनों तक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक की। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार संघ ने चुनावी नतीजों पर कमेंट किया है। ऐसा है कि संघ जो है लगातार अपने, मैंने बताया कि लोकमत परिष्कार का काम संघ करता है और सीधे चुनाव के कार्य में तो संघ नहीं लगता है, लोकमत परिष्कार का काम करता है और वो कार्य संघ ने इस बार भी किया है। ज़्यादा ऊपर तो जनता होती है ना, लोकतंत्र में, लोकतंत्र है ये, तो लोग जो होते हैं वो सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी अपनी बात लोगों के पास ले जाते हैं और लोग जो होते हैं वो उन बातों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। तो मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला दिया है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। आरएसएस की बातों में बीजेपी के लिए नसीहत भी है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना है, मगर राजनीति होती क्या है? हर पार्टी जनता के जनादेश को अपनी तरफ करने का प्रयास करती है। बीजेपी ने पहले भी ऐसा किया है, आगे भी ऐसा करेगी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सवाल जनादेश हासिल करने के तौर तरीके का है। बीजेपी से जो जातियां दूर हो गई हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए? झारखंड में यह साफ साफ दिख रहा है कि आदिवासी वोट ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। आदिवासी सुरक्षित 5 सीटों पर बीजेपी हार गई। इसकी 2 वजहें साफ साफ दिखती हैं। हेमंत सोरेन को जेल भेजना झारखंड के आदिवासी वोटर्स को अच्छा नहीं लगा और दूसरे, संविधान और आरक्षण खत्म करने के डर ने आदिवासियों को डरा दिया। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में है। आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जिस रफ्तार से आदिवासियों की पॉपुलेशन जो यहाँ पर कम हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 50 वर्षों के बाद शायद जैसे पहाड़िया लोग यहाँ कुछ बचे हुए हैं, तो उसी प्रकार से संथाल भी यहाँ दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी के लिए पहले से ही एज वाला स्टेट था। 19 के विधानसभा चुनावों में खट्टर की सरकार जाते जाते बची थी। लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठजोड़ नहीं किया। जाट वोट का काउंटर गैर जाट वोट से करने का प्रयास किया, लेकिन दलित वोटों ने बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी रोहतक सीट 3,45,000 वोट से हारी। सिरसा में कांग्रेस की कुमारी शैलजा 2,68,000 वोटों से जीती। हिसार सीट पर बीजेपी को 63,000 वोटों से मात मिली। अंबाला सीट बीजेपी 48,000 वोटों से हारी और सोनीपत में बीजेपी को 21,000 वोटों से मात मिली। अब अगर बीजेपी को हरियाणा में वापसी करनी है तो सबसे पहले दलित और आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में खींच कर लाना होगा, वो भी 2 महीने के अंदर। ये काम आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने पर फैसला दिया तो बीजेपी ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया। बीजेपी को शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार के फैसले की आलोचना करने का मौका मिला। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करने का निर्णय लिया है। बोर्ड का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में महिला को इद्दत पूरी होने तक ही गुजारा भत्ता देने का हुक्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर रिव्यू पिटीशन डालता है तो सरकार उसका विरोध करेगी। बीजेपी यूसीसी को आगे बढ़ा रही है। यूसीसी की राह में पर्सनल लॉ का रोड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस की ओर से तर्क भी तैयार कर लिया गया है। अदालत में आदिवासियों के अपने अधिकारों का मामला उठेगा, तब कहा जाएगा कि बीजेपी मुसलमानों के साथ साथ आदिवासियों के विवाह, बहुविवाह, तलाक, दत्तक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में दखल देना चाहती है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी ऐसी बातों के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी समाज के कस्टमरी लॉ में छेड़छाड़ की कोई भी कोशिश झारखंड जैसे राज्यों में उल्टा असर डालेगी। यानी बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन है डगर पनघट की।